बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक्स मी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रियाज नदीम। हम कर रहे हैं पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। हम पहुंच चुके हैं रिकवरी ऑफ एरियर्स पे। लैंड रेवेन्यू का एरियर जब जमा हो जाता है, बकायाजात जब जमा हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट उनको कभी भी माफ नहीं करती। पिछली वीडियो में हमने देखा था किस तरह से पहले डिमांड नोटिस भेजा जाता है, भैया आपके इतने एरियर्स हैं, उनको जमा करवाया जाए। अगर वो बंदा जमा नहीं करवाता तो उसको अरेस्ट किया जाता है। अगर अरेस्ट पे भी बात नहीं बनती तो फिर उसकी जमीन को जो है वो 84 में हमने देखा कि किसी और को ट्रांसफर कर दिया जाता है। 85 में हमने देखा कि उसको गवर्नमेंट खुद अटैच कर लेती है। कलेक्टर साहब अपने अंडर कोई बंदा रख के या खुद उसको मैनेज कर लेते हैं। फिर उसके बाद 86 अनलमेंट है, उसके असेसमेंट को अनल करके उसको अटैच कर लिया जाता है। इसके बाद सेल आ जाएगी। ठीक है, तो आज हमने अनलमेंट से स्टार्ट लेना है। थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि अनलमेंट में बिल्कुल प्रोसीजर उसी तरह का होगा जिस तरह का अटैचमेंट में था, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है। लेकिन इसमें पहले अनलमेंट होगी और फिर अटैचमेंट होगी। ठीक है, और इसमें कुछ शराइत भी दी हुई हैं। टाइम बताया गया है कितने टाइम के लिए अनलमेंट के बाद अटैच होगी जमीन, और उसके बाद प्रोक्लेमेशन। ये जब अनलमेंट होगी तो इसकी प्रोक्लेमेशन होगी, इसका इश्तिहार दिया जाएगा। उस इश्तिहार जो दिया जाएगा उसकी शराइत क्या होंगी कि इश्तिहार से पहले की गई पेमेंट और बाद में की गई पेमेंट की क्या सूरत हाल होगी। फिर सेल ऑफ होल्डिंग है, जमीन को सेल करना, उसका क्या तरीकाकार होगा, कौन सी जमीन सेल नहीं हो सकती, ये कुछ प्रोविजंस हैं इसके अंदर दी हुई। इफेक्ट ऑफ सेल ऑन इनकम्बरेंसेस। देखें, जब सेल करना है किसी जमीन को जहां से एरियर लेने हैं हमने, तो उसके ऊपर पहले से जो वो इनकम्बरेंस का मतलब होता है बोझ। अगर पहले से उस जमीन के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई उसके ऊपर लायबिलिटी है, तो उसका क्या बनेगा ये बताया जाएगा। प्रोसीडिंग क्या होगी इसकी। अगर एक जमीन है बिलफर्ज, उसका लैंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा बन गया है, तो उसको बेचकर भी रिकवरी नहीं पूरी हो रही, तो उस बंदे की किसी और इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी जमीन वगैरह को सेल किया जाएगा, उसके खिलाफ भी प्रोसीडिंग होगी। और उसी तरह से होगी जिस तरह से इस जमीन के खिलाफ हो रही थी कि पहले डिमांड नोटिस है, फिर उसके बाद अरेस्ट वगैरह और फिर बाकी सारे मामला। ठीक है, और उसके बाद एक रेमेडी है यहाँ पे कि अगर कोई बंदा एरियर पे नहीं करता और जब उसको उसके खिलाफ कार्रवाई का आगाज होता है, तो वो कहता है चलें ठीक है मैं पे कर देता हूँ, लेकिन ये मेरा बनता नहीं था, ये मुझे इतना जो है ना ज्यादती है, मेरे मुझसे आपने ज्यादा लिया है। तो उसके लिए ये रेमेडी रखी गई कि वो ठीक है वो दे देता है, लेकिन वो सिविल अदालत में जाके अपना केस दायर कर सकता है। ठीक है, तो आगाज करते हैं डिटेल का। दो तीन चीजें याद रखें। एक तो मैं इनको हाईलाइट करता हूँ, जो येलो है वो इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं, बाकी जो है वो ज़ाहिर अंडरस्टैंडिंग के लिए लाइंस होती हैं, पढ़ना आपने रीड सारा ही करना होता है। जो रेड हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वहां से, और जो पिंक है उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन रेड वाले को आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और सबका वीडियोस को भी आप प्लेलिस्ट की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अनलमेंट ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट का आपको पता है कि असेसमेंट क्या होती है। टैक्स लेने के लिए जो तखमीना लगाया जाता है ना, तखमीना, जाहिर जिससे टैक्स लेना है उसका तखमीना लगाना है, तशखीस करनी है कि भाई जो फार्मूलाज हमने तय किए थे 70A के अंदर कि भाई कितनी जमीन एग्जेम्प्टेड है और कितनी से कितनी इरिगेटेड है, उसके ऊपर कितना एनहांसमेंट लगेगी और टैक्स कितना लगेगा, ये सारी चीजें जब हमने तय कर ली तो असेसमेंट होती है। असेसमेंट का नोटिस दिया जाता है लैंड ओनर्स को, और असेसमेंट के बाद ये तय हो जाता है कि भाई ये जमीन इसके पास है, सालाना इसने इतने पैसे देने हैं, और गवर्नमेंट इसको किसी किस्म की इस टैक्स के अलावा जो है वो कोई इसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं डालेगी। अगर वो टैक्स नहीं देता, अगर वो ये रेवेन्यू नहीं देता, तो जाहिर है फिर गवर्नमेंट उसको जमीन काश्त तो नहीं करने देगी।
फिर तो कोई ना कोई कार्रवाई चलती रहेगी और जमीन कभी सरकार के पास, कभी वापस, कभी सरकार के पास, फिर एरियर रिकवर हो गए, फिर वापस चले गए। आज हमने पिछले तीनों चीजों को जब हमने, बल्कि 4 चीजों को देखा था, डिमांड नोटिस के बाद डिटेंशन अरेस्ट वगैरह भी देखा, फिर हमने ट्रांसफर देखा, फिर अटैचमेंट देखी। आज हमने अनलमेंट देखना है। अनलमेंट अनलमेंट जो है ना, इसके अंदर भी अटैचमेंट ही होगी, याद रखिए। इसका प्रोसेस स्टार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। अनलमेंट पहले उसकी असेसमेंट को नलिफाई करना है, ठीक है, अनल करना ना उसको। व्हेन एन एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू हैज बीन ड्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, याद रखिए। रेड वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिंक वाले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड द फोरगोइंग प्रोसेसेस आर नॉट डीम्ड, वो जो उसको डिमांड नोटिस भेजा है, उसके बाद उसको अरेस्ट किया गया, 30 डेज के लिए जेल भेजा कलेक्टर साहब ने, फिर भी वो बंदा छूट के वापस आ गया, अल्लाह खैर सल्ला, वो कहता मैं तो पैसे देने नहीं है। फिर उसकी जमीन को जो है वो किसी और को ट्रांसफर किया, 1 साल ट्रांसफर किया, रिकवरी ले ली 84 के तहत, ठीक है। दूसरे साल फिर उसके एरियर जमा हो गए। फिर कलेक्टर साहब ने क्या किया, उन्होंने कहा चलें अटैच कर लेते हैं। अटैच की 1 साल के बाद, या मैक्सिमम वैसे उसका 5 साल पीरियड है, और जो ट्रांसफर है किसी को करनी है उसका 15 साल पीरियड है, और ये जो अनलमेंट है इसका 10 साल पीरियड होगा, ठीक है। अच्छा, वो जनाब 5 साल के बाद वापस की तो फिर उसके एरियर जमा हो गए। अब ये सारे प्रोसेस जब फेल हो गए तो कहते हैं कि अगर 1 साल तक सारे प्रोसेस के फेल होने के बाद फिर भी उस बंदे के एरियर जो है वो जमा नहीं हुए, एंड द फोरगोइंग प्रोसेस आर नॉट डीम्ड सफिशिएंट फॉर द रिकवरी देयर ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब ये देखिए, ये भी क्वेश्चन है कि जो अनलमेंट है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से डायरेक्शन आती है, डायरेक्ट कलेक्टर साहब, इवन कमिश्नर साहब भी ये काम नहीं कर सकते, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। इन एडिशन टू, या ये सारे मामलात के साथ साथ, इनके बाद, या फिर इन सारे मामलात के अलहदा, instead of all any of those processes other than existing assessment holding of the holding in respect of which the area is due to be annulled। ये annul करने का जो काम है वो करना है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, ठीक है। नंबर 2 सबसेक्शन देखिए, the provisions of this section shall not be put in force for the recovery of an area of land revenue which has accrued on land। देखें, अनलमेंट उस जमीन की नहीं हो सकती, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दो, जो जमीन हो किस तरह, या तो वो सेक्शन 85 के तहत, 85 कहता है अटैचमेंट, भाई वो जमीन तो थी कलेक्टर साहब के अंडर, कलेक्टर साहब ने अटैच की हुई थी, तो अब उसके बकायाजात या उसकी असेसमेंट कैसे अनल हो सकती? तो वो उसके बकायाजात तो देने कलेक्टर साहब ने या उनके नुमाइंदे ने देने हैं, जो जिसने इसको काश्त किया हुआ है। ये पिछला ही है ना, ये अटैचमेंट तो ये कलेक्टर साहब कर रहे हैं ना। द कलेक्टर और द एजेंट शैल बी बाउंड, ये तो कलेक्टर साहब ने जो है उसको दिया। तो कलेक्टर साहब के पास जमीन है तो फिर भी इसकी एनलमेंट नहीं हो सकती, ये क्वेश्चन। दूसरा इसका ऑप्शन इस क्वेश्चन का ये बन सकता है कि अगर ये जमीन चार्ज ऑफ द कोर्ट ऑफ वार्ड्स में, चार्ज ऑफ द कोर्ट ऑफ वार्ड ये होता है कि किसी बच्चे की जमीन है, तो यानी बच्चा माइनर कहते हैं ना उसको, तो वो उसके ग्रैंड पेरेंट्स को दी जाती है या अपने चार्ज में रखी जाती है, ठीक है। जब वो बड़े होंगे तो उनको वापस की जाएगी। तो इस तरह की जमीन चूंकि बच्चे प्रॉपरली काश्त नहीं कर रहे होते या प्रॉपरली वो जिम्मेदार नहीं होते, तो इस किस्म की जमीन को भी उसकी भी असेसमेंट को अनल करके अटैच उस जमीन को नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये 2 प्रोविजंस क्वेश्चन में आ सकती हैं। आगे चलते हैं, नंबर 3 सबसेक्शन है इसका, व्हेन द असेसमेंट ऑफ एनी लैंड हैज बीन अनल्ड। अब देखें, ये दोनों प्रोविजंस अगर फुलफिल हो गई हैं, लाइक के इनके अवॉइडेड सिचुएशन है, ना 85 पे पूरा उतर रही है जमीन, ना ये कोर्ट ऑफ वार्ड में है, तो फिर उसको अनल, उसकी असेसमेंट को अनल कर दिया जाएगा। अब तरीकाकार तय होने लगा है। व्हेन द असेसमेंट ऑफ एनी लैंड हैज बीन अनल्ड अंडर सेक्शन 1 वाले में, द कलेक्टर में, देखिए जी यहाँ पे इख्तियार जो है ना वो कलेक्टर साहब का, ठीक है। और या आगे जाके कमिश्नर साहब के भी कुछ इख्तियारात होंगे, और पहले जो अनलमेंट करने के जो डायरेक्शंस की बात हुई है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की है। ये बड़े क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें। द कलेक्टर में विद द प्रीवियस सैंक्शंस ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये भी हो सकता है कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पहले डायरेक्शंस दी हुई हैं उनके मुताबिक वो अनल कर देगा, लेकिन
तरीकाकार वही होगा अनलमेंट का जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तय किया हुआ होगा या उस वक्त तय करेगा, क्योंकि उसके ऊपर बाकी तरीकाकार भी तो लगाए गए होंगे ना, उनके मुताबिक उसके ऊपर तरीकाकार लगेगा। The board of revenue manage the land either himself or through an agent। अब देखें ना, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मैनेज करती है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कैसे मैनेज करना है? उसी तरह जिस तरह कलेक्टर साहब ने पहले किया था। देखिए ना, पहले एनलमेंट होगी और फिर उसके बाद अटैचमेंट होगी थ्रू एन एजेंट, बिल्कुल अटैचमेंट की तरह, लेकिन इसका टेन्योर जो है ना उससे ज्यादा होता है। आर लेट इट इन अ फॉर्म, या फिर किसी बंदे को भी दिया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अटैचमेंट में किसी थर्ड पर्सन को नहीं दिया जा सकता था। अटैचमेंट में या तो कलेक्टर साहब खुद करते थे, ठीक है, या फिर वो अपना उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव होता था। अब यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन को भी लेट किया जा सकता है। अगर कोई बंदा कहे कि ठीक है जी मैं पैसे दे देता हूं, मुझे आप ये जमीन दे दें, ठीक है, अटैच ही करनी ना। तो ये किसी प्राइवेट बंदे की बात हो रही है, ठीक है। विलिंग टू एक्सेप्ट द फार्म फॉर सच टर्म, किसी खास टर्म के लिए कि भाई 2 साल में ये पैसे रिकवर हो जाएंगे, इतनी फसल हो जाएगी, तो कहते हैं चलें ये आप इनको दे दें। और कंडीशन जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही तय करता है। यहाँ पे इख्तियार कलेक्टर साहब का है। कलेक्टर साहब अपने अंडर ले सकते हैं, अपने एजेंट को दिलवा सकते हैं, ये कोई सरकारी एजेंट होगा, और या फिर किसी प्राइवेट बंदे को जो कहता है कि भाई मैं पैसे दे दूंगा यहाँ से रिकवर करके फसल, आप मुझे दे दें, या उसको दिया जा सकता है। तो कंडीशंस वही होंगी जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, इसमें प्रोविजन देखिए, ये एक इसमें एक्सेप्शन है। प्रोवाइडेड दैट द टर्म फॉर विच लैंड मे बी सो मैनेज्ड और फार्म्ड शेल नॉट बी लॉन्गर देन, ये देखिए रेड मैंने किया हुआ है, ये 10 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन है तीनों के, जो ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग है वो 15 साल है मैक्सिमम, और इनका स्टार्ट एग्रीकल्चर ईयर से होता है और एंड भी एग्रीकल्चर ईयर पे ही नॉर्मली होता है, अगर वो बंदा एरियर पहले पे नहीं कर देता। अगर पे कर देता तो फौरी तौर पे उसको शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ये 10 साल तक है, 15 साल होगा ट्रांसफर का, अटैचमेंट का 5 साल, और अनालमेंट वाला जो प्रोसीजर है, अनालमेंट एंड अटैचमेंट वाला जो है, उसको हम 10 साल मैक्सिमम कर सकते हैं, ठीक है। commencement from the commencement of the agriculture year next following the date of the annulment, ठीक है। annulment हुई है, उससे आगे एग्रीकल्चर ईयर जो स्टार्ट हुआ है वहां से जमीन होल्ड की जाएगी अंडर गवर्नमेंट। नंबर सेक्शन सब सेक्शन 4 देखिए, सम टाइम बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द अफोर्सेड टर्म, ये जो टर्म 10 साल है या इसके अलावा जो भी फिक्स हुई है, साल 2 साल भी हो सकती है, मैक्सिमम लिखा है ना, तो कलेक्टर साहब उस टर्म के एक्सपायर होने से पहले रीअसेसमेंट करवाएंगे, रीअसेसमेंट होगी। और अब जब रीअसेसमेंट होगी तो इसका तरीकाकार तो वही होना ना असेसमेंट का, फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म ऑफ द करंट असेसमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और तहसील, तहसील या डिस्ट्रिक्ट की असेसमेंट के अकॉर्डिंग, एंड व्हेन दैट असेसमेंट हैज बीन सैंक्शनड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शैल अनाउंस इट टू द लैंड ओनर। तो ये उसी तरह अनाउंस होगी असेसमेंट जिस तरह पहले हमने असेसमेंट की अनाउंसमेंट पढ़ी है। अब चूंकि रीअसेसमेंट हुई है तो फिर लैंड ओनर का एक और यहाँ पे हक आ जाता है कि भाई हो सकता है 3 साल के लिए अटैच की थी अनल करके, 3 साल में रिकवर हो गए एरियर, अब अगले जो है पीरियड के लिए उसकी रीअसेसमेंट करनी है, फिर उसके पास एक राइट आता है कि भाई ये इस बार मेरी असेसमेंट ज्यादा कर दी है, इस बार मुझे रेट ज्यादा लग गया है, फिर वो जो है वो अपील कर सकता है। द लैंड ओनर मे गिव अ नोटिस टू द कलेक्टर ऑफ रिफ्यूजल, रिफ्यूजल का नोटिस देगा वो कलेक्टर साहब का, भाई इस बार फिर आपने मेरी जमीन का जो है वो टैक्स बढ़ा दिया है, असेसमेंट में आपने ज्यादा डाल दिया, ऑन विच द असेसमेंट वाज अनाउंस्ड टू हिम, ठीक है। नंबर 6 देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से सुननी। नंबर 6 क्या है? इफ नोटिस इज सो गिवन, नोटिस मिल गया, द कलेक्टर में विद द प्रीवियस सैंक्शंस ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टेक द होल्डिंग अंडर डायरेक्ट मैनेजमेंट। अब ये वाली सारी चीजें एक्सक्लूड कर दें, ये जो रीअसेसमेंट वाली ये चीज है और प्रोविजन भी, इसको आप एक्सक्लूड कर दें। अब यहां से दोबारा स्टार्ट लें, यहां से अनलमेंट हो गई, अटैचमेंट होने लगी है, अटैचमेंट का प्रोसेस है। If notice is so given, the collector may, with the previous sanctions of the Board of Revenue, take the holding under direct management or farm। डायरेक्ट मैनेजमेंट दो तरह से है, या वो खुद उसकी देखभाल करेंगे, या फिर वो कोई अपना एजेंट वहां पे मुकर्रर करेंगे, या फिर फार्म करवाएं उसको। फार्म करवाना क्या होता है?
किसी और को दे देना काश्तकारी के लिए। फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म ऑफ करंट असेसमेंट, जितने में टैक्स कलेक्ट हो गया बाकी वाली टर्म पे भी वो या खुद रहेंगे या फिर किसी और को दे देंगे। और इसमें यह होता है कि जो सरप्लस बचता है वो लैंड ओनर को वापस आ जाता है। ठीक है, फसलों से जितना टैक्स ले लिया गया, जो सरप्लस बचा वो वापस आ जाएगा लैंड ओनर को। तो ये बात अटैचमेंट में पहले भी हुई थी। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में फिक्स द टर्म, ये जो टर्म है, ये पीरियड है, ये हमेशा फिक्स करना है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अप्रूवल से, यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही फिक्स करेगा, ये समझिए। नंबर 7 सबसेक्शन देखिए, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे डायरेक्ट दैट any contract made by the defaulter or by any person through whom the defaulter claims with respect to any land comprised in a holding of which the assessment has been annulled, ऐसी जमीन जिसकी असेसमेंट जो है वो अनल हो चुकी है, उस बंदे को यानी उसका ऑनर जो डिफॉल्टर है उसका किसी के साथ भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, ये जो कलेक्टर साहब हैं या इनका जो बंदा इन्होंने वहां पे अपॉइंट किया है या किसी को फार्मिंग के लिए दी है, शैल नॉट बी बाइंडिंग ऑन द बाइंडिंग, ये सारी चीजें किसके ऊपर बाइंड नहीं करेंगी, कलेक्टर साहब के ऊपर या फिर उसके एजेंट के ऊपर या फार्मर। ये देखिए यहाँ पे 3 चीजें आ गई ना, कलेक्टर आ गया, एजेंट आ गया और फार्मर। मैं बता रहा हूँ कि अनलमेंट में और अटैचमेंट में ये फर्क है कि अनलमेंट में पहले उसकी असेसमेंट को अनल करके कलेक्टर साहब खुद रखेंगे, अपने एजेंट को देंगे या फार्मर को देंगे, लेकिन अटैचमेंट में ये फार्मर नहीं होता, क्योंकि अटैचमेंट से पहले ट्रांसफर की जगह पे ये फार्मर आ चुका है। अब अटैचमेंट और ट्रांसफर दोनों यहां पे इकट्ठे हो गए हैं, ये 2 होते हैं अटैचमेंट के ऑप्शन, ये तीसरा होता है ट्रांसफर का, तो ये दोनों अनलमेंट के अंदर आ जाते हैं। तो ये सारे लोग जो हैं, जो डिफॉल्टर ने अगर किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया किया हुआ है तो उसके जिम्मेदार ये लोग शैल नॉट बी बाइंडिंग, ये लोग उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोक्लेमेशन ऑफ अटैचमेंट और अनलमेंट ऑफ असेसमेंट एंड कंसीक्वेंसेस ऑफ प्रोक्लेमेशन। देखें ये बहुत क्लियर वर्ड्स में उसने यहां पे लिख ही दिया है कि अनलमेंट या अटैचमेंट, अनलमेंट होगी अटैचमेंट भी होगी। ये किस तरह से होगी, इसका प्रोक्लेमेशन का प्रोसीजर और उसके कंसीक्वेंसेस। ठीक है, कंसीक्वेंसेस क्या होते हैं कि जब प्रोक्लेमेशन हो जाती है तो कौन कौन से उसका तासर क्या आता है, वो किस किस चीज पर मौसर हो जाती है, किस चीज को रोक देती है वो प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन इश्तिहार को कहते हैं, पब्लिकेशन, अखबार में इश्तिहार दे दें। व्हेन एनी लैंड इज अटैच्ड, या तो कोई जमीन 85 के तहत अटैच कर दी गई या फिर 86 के तहत अनल करके अटैच हो जाएगी, ये दोनों गवर्नमेंट की अटैचमेंट है। और ट्रांसफर आता है 84 के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सेक्शन याद रखिएगा। और when the assessment of any land has been annulled under this section, the collector shall make proclamation, याद रखिए कलेक्टर साहब जो हैं वो प्रोक्लेमेशन प्रोसेस करवाएंगे। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जब प्रोक्लेमेशन हो जाती है, जब इश्तिहार जारी हो जाता है कि इस जमीन को हम जो है वो अनलमेंट करने जा रहे हैं, इसकी असेसमेंट की, और इसको हमने अटैच करना है, तो डायरेक्ट अटैच कर ली या अनलमेंट करके अटैच कर ली। डायरेक्ट अटैच 85 में है, अनलमेंट करके अटैच इसमें है, इन दोनों का इश्तिहार बनता है। ठीक है, उस इश्तिहार का तासुर देखिए क्या है। नंबर 2 सबसेक्शन, नो पेमेंट मेड बाई एनी पर्सन टू द डिफॉल्टर, अगर ये पैसे दे दिए थे डिफॉल्टर को इश्तिहार से पहले, देखिए बिफोर मेकिंग ऑफ प्रोक्लेमेशन, इश्तिहार से पहले बंदे को पैसे दे दिए कि चलें अगले 3 साल के लिए ये जमीन मैं रख लेता हूं और आपका टैक्स जो है ना वो मैं दे दूंगा, किसी बंदे ने दे दिए प्राइवेटली, ऑन अकाउंट ऑफ रेंट और एनी अदर एसेट इन एंटिसिपेशन ऑफ द यूजुअल टाइम फॉर द पेमेंट शैल, जो भी टाइम तय हुआ था अपने टाइम के मुताबिक, जो उन्होंने टाइम तय किया था उस पीरियड के मुताबिक उसने उसको पैसे दे दिए, ये जमीन आपकी मैं ले लेता हूं विदाउट द प्रीवियस सेक्शन ऑफ द कलेक्टर, कलेक्टर साहब से जो है परमिशन लिए बगैर। प्रीवियस सेक्शन वही होता है जो कानून तय हुआ है, जो रूल तय हुआ है ना, कलेक्टर साहब से पूछे बगैर उस बंदे ने पैसे दे दिए उस बंदे को इश्तिहार जारी होने के बाद, सॉरी इश्तिहार जारी होने से पहले, सॉरी, तो बी क्रेडिटेड टू दैट पर्सन
और रिलीव हिम फ्रॉम लायबिलिटी। तो देखें ये पैसे उसको हुकूमत ने वापस नहीं करने, और ना ही अगली चीज कि उसके ऊपर जो कलेक्टर साहब की तरफ से जिम्मेदारी आनी है टैक्स की, ना वो ही माफ होनी है। बंदा कहे कि जी मैंने तो डिफाल्टर को पैसे दे दिए, जमीन तो मेरी बनती है, और मैंने अब हुकूमत को टैक्स नहीं देना, जो बकाया जात हैं, तो हुकूमत कहेगी जी नहीं, हमने इश्तिहार देना है, इश्तिहार से पहले आपने जो जो किया है ठीक किया है, लेकिन जो चीज गवर्नमेंट की तरफ से जिम्मेदारी है आप पर वो पूरी होगी, उससे आप जान छुड़ा नहीं सकते। ठीक है। नंबर 3 सब सेक्शन, अब इश्तिहार जारी हो चुका है, अब भी जिम्मेदारी से उसकी जान नहीं छूटेगी। नो पेमेंट मेड आफ्टर, पहले ये बिफोर था ना, अब आफ्टर, आफ्टर द प्रोक्लेमेशन, आफ्टर द मेकिंग ऑफ प्रोक्लेमेशन, अगर प्रोक्लेमेशन या इश्तिहार जारी हो चुका है ऑन अकाउंट ऑफ रेंट और एनी अदर, किसी बंदे ने कोई पेमेंट दे दिया डिफाल्टर को, ठीक है, अदर देन कलेक्टर, कलेक्टर साहब के अलावा किसी को पैसे, क्योंकि कलेक्टर साहब को देने हैं ना असल में पैसे, क्योंकि बकाया जात तो हुकूमत को जमा होने, उस डिफाल्टर को थोड़ी होने, डिफाल्टर तो पहले ही पैसे नहीं दे रहा, तो फिर उस जमीन के उसके जो टैक्स के जो पैसे होंगे वो कलेक्टर साहब को आएंगे। अगर आपने कलेक्टर साहब को नहीं दिए इश्तिहार जारी होने के बाद, तो फिर यहाँ पे प्रीवियस सेक्शंस की भी बात नहीं हुई, डायरेक्ट उन्होंने क्या दिया कि ना कलेक्टर साहब को दिए, ना उनके किसी एजेंट को दिए, ना फार्मर को दिए, शैल बी क्रेडिटेड टू दैट पर्सन, उस बंदे को जो जाएंगे पैसे, वो पर्सन मेकिंग द पेमेंट और रिलीव हिम फ्रॉम लायबिलिटी, तो उस बंदे पर फिर भी कोई जिम्मेदारी जो है वो नहीं हटती, जो कलेक्टर साहब की को पे करना है उसने फ्रॉम लायबिलिटी, उसकी जान नहीं छूटती, किससे, फ्रॉम लायबिलिटी, इस जिम्मेदारी से, टू मेक पेमेंट टू द कलेक्टर और हिज एजेंट और फार्मर, इनको उसने पैसे पे करने ही करने हैं। अगर किसी ने जमीन लेनी है, ये ना एक नुक्ता है यहाँ पे कि कलेक्टर साहब ने कहा या जमीन मैंने रखनी है या मेरे एजेंट ने रखनी है या मेरे फार्मर ने, जो मैं अपॉइंट कर रहा हूं, ठीक है, इसके बीचों बीच किसी बंदे ने डिफाल्टर को पैसे दे दिए, तो अगर तो इश्तिहार से पहले दिए तो फिर भी ये पैसे गवर्नमेंट को ही जाएंगे, टैक्स वाले, बाकी वो ठेका लेता है तो ले ले। अगली चीज ये बताई गई कि अगर इश्तिहार के बाद दिए गए हैं पैसे, तो फिर भी टैक्स का हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट को ही जाएगा, बाकी पैसे ये टैक्स का हिस्सा इनको जाएगा, कलेक्टर साहब को या उनके एजेंट को या फार्मर को, क्योंकि फार्मर को अपॉइंट कर दिया ना, फार्मर को पैसे दें भाई, ये कलेक्टर साहब को मिलने। ठीक हो गया। तो कोई थर्ड पर्सन जो है प्रोक्लेमेशन से पहले या बाद में अगर बीचों बीच पैसे देगा डिफाल्टर को, तो वो वाली जिम्मेदारी जो बकाया जात की है वो फिर भी उसके ऊपर रहेगी, क्योंकि अगर कलेक्टर साहब जमीन लेते हैं तो कलेक्टर साहब ने ये टैक्स का बकाया देना है, अगर कलेक्टर साहब का एजेंट ये जमीन रखता है तो उसने देना है, और अगर फार्मर ये जमीन रखता है तो उसने देना है, तो भाईजान जो नया बंदा बीचों बीच डिफाल्टर की जमीन ले रहा है तो उसने भी तो ये देना है ना, इसके अदर देन जो उसने पेमेंट की है वो इफेक्टिव नहीं है। इसका सादा मतलब ये बनता है, ये टेक्निकल चीज थी, इसके ऊपर ज्यादा टाइम लग गया। सेल ऑफ होल्डिंग है व्हेन एन एरियर ऑफ अ लैंड रेवेन्यू हैज अक्रूड, जब लैंड एवेन्यू बहुत सारा अक्रू कर गया, जमा हो गया, एंड द फोरगोइंग प्रोसेस आर नॉट डीम्ड सफिशिएंट फॉर द रिकवरी, बाकी सारे मसाइल मामला जो हैं ट्रांसफर करके देख लिया, अटैचमेंट करके देख लिया, अनालमेंट एंड अटैचमेंट देख ली, भाई मामला हल नहीं हो रहा, तो फिर हम करने जा रहे हैं उसकी सेल, उस जमीन को हमने सेल करना है। द कलेक्टर विद द प्रीवियस सैंक्शंस ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू के परमिशन के साथ या रेवेन्यू के जो रूल हैं उनके मुताबिक, इन एडिशन टू, या तो डायरेक्ट या फिर सारे प्रोसेस के साथ, एंड सब्जेक्ट टू द प्रीवियस प्रोविजंस देयर इन आफ्टर कंटेन्ड, या फिर अगली चीजें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, सेल, वो बेचेगा द होल्डिंग जमीन को इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द एरियर इज ड्यू, उस जमीन को बेचेगा जिसके एरियर्स ड्यू हैं, प्रोवाइडेड दैट, इसमें दो प्रोविजन देख लें, तीन सॉरी, जिस तरह अनालमेंट में हमने देखा था कि कोर्ट ऑफ वार्ड में जमीन हो तो फिर भी वो जमीन के चूंकि एक्चुअल में जिम्मेदार लोग जो हैं वो जमीन की काश्त नहीं कर रहे होते, तो उस सूरत में वो अनल नहीं की जाती उसकी असेसमेंट, या 85 में हो, अंडर 85 तो डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास होती है, ठीक है, अटैचमेंट में, या फिर ये 86 हो अनलमेंट एंड, तो इसके अंदर भी तो अटैच में यही आ जाता है ना, तो इसको रीड करते हैं, इन तीनों सूरतों में सेल नहीं होगी। Any area which has accrued while the land was under the
चार्ज ऑफ द कोर्ट ऑफ वार्ड। अगर गार्डियन जो कोर्ट्स हैं उनके पास जमीन है तो वहां पे भी ये सेल नहीं होगी। आर वाज सो circumstance that the court of wards might under the law for the time being enforced, जितनी देर देर के लिए उनकी पावर है उस जमीन के ऊपर, तो वो सेल नहीं होगी। अगली चीज, एनी एरियर विच हैज accrued while the land was under attachment under section। देखें, ये देखें, सरकारी जो अफसरान है उनको एक किस्म की ये छूट दे दी कि एक तो 85 में तो सरकार के पास ये जमीन चली गई है और फिर भी अगर रिकवर नहीं हो रहे तो फिर उसको सेल नहीं करना, फिर वो सरकार के पास रहेगी जब तक रिकवर नहीं होंगे। अगली बात, एनी एरियर विच हैज accrued while the land was held under direct management, ये 86 में एनालमेंट में आ गई ना। तो अगर तो डायरेक्ट अटैचमेंट में है या फिर अनल करके अटैचमेंट में है, फिर भी वो जमीन जो है वो सेल नहीं होगी। ये तीनों सूरतों में सेल नहीं होगी। अगर ये तीनों सूरतें नहीं है तो सेल हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ सेल ऑन इनकम्बरेंसेस। इनकम्बरेंस कहते हैं बोझ को, किसी जमीन के ऊपर कोई कर्जा लिया गया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस जमीन के ऊपर कोई जिम्मेदारी है, कोई लायबिलिटी है। इन तमाम चीजों पर ये जो सेल है इसका क्या इफेक्ट होगा, इन चीजों, इनमें से कौन सी चीजें बदलेंगी और कौन सी नहीं बदलेंगी, जरा देखते हैं। 89 में बताया जाता है लैंड सोल्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 88 में जो जमीन सेल करनी है इसके अकॉर्डिंग शेल बी सोल्ड, उस जमीन को बेचा जाएगा फ्री ऑफ ऑल इनकम्प्रेंसेस, तमाम तर जिम्मेदारियां या बोझ जो उस जमीन पर थे उनसे फ्री करके बेचा जाएगा। और इसके अलावा जो ग्रांट्स थी, जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे प्रीवियसली मेड, जो उसके ऊपर किए गए थे बाई एनी पर्सन, किसी टेनेंट की तरफ से, मालिक की तरफ से, लैंडलॉर्ड की तरफ से, जिस भी मर्जी बंदे की तरफ से उस जमीन पर जो मामलात थे वो खत्म हो जाएंगे। अदर देन द परचेजर, परचेजर के अलावा जिससे भी कोई मामलात थे वो परचेजर उनका जिम्मेदार नहीं है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द लैंड शेल बिकम वाइड एज अगेंस्ट द परचेजर एज एट द सेल। जब सेल करनी है जमीन तो उस वक्त जो है वो इन सारी चीजें जो हैं ये वाइड हो जाएंगी। अच्छा, नंबर 2 में कुछ प्रोविजन दे दी गई हैं कि देखें सारी चीजें नल एंड वाइड हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें नल एंड वाइड नहीं होंगी, उनके ऊपर बात करने लगे। इनका क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है, याद रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। एनी लीज एट अ फेयर रेंट, टेम्परेरी और परपिचुअल आरजी या मुस्तकिल हो गया, फॉर द इरेक्शन ऑफ अ ड्वेलिंग हाउस, फार्मिंग जो हाउस वगैरह के लिए, मैन्युफैक्ट ये मैन्युफैक्चरी, फॉर माइनिंग के लिए कोई जगह थी, कोई गार्डन था, ये पब्लिक के लिए है ना ये चीजें। टैंक वहां पे कोई था, कैनाल थी अंदर से जमीन से गुजर रही, प्लेस ऑफ ऑनर कोई मस्जिद, कोई मंदिर, कुछ भी था, गिरजा था वहां पे, या बरियल ग्राउंड कोई कब्रिस्तान था। सो लॉन्ग एज द लैंड कंटिन्यूज टू बी यूज, जब तक वो जमीन यूज होगी। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक वो जमीन यूज होगी जिसको मर्जी जाएगी, फॉर द पर्पज स्पेसिफाइड इन द लीज, उस लीज के अंदर ये सारी चीजें उसके साथ जाएंगी, ये वाली चीजें। नंबर 2 इसका बी क्लास देखिए, एनी इनकम्बरेंस, कोई ऐसा बोझ, कोई ऐसी जिम्मेदारी, कोई ऐसी लाइबिलिटी, ग्रांट और कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द कमिश्नर इज सेटिस्फाइड, जिस पर कमिश्नर साहब सेटिस्फाइड हैं, वाज एंटर्ड इनटू अ गुड फेथ, के किसी अच्छे काम के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है, वो भी उसी तरह साथ ही चलेगा, ठीक है। एंड इज प्रोक्लेम्ड एज देयर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड, तो इसका ये हो सकता है कि जी सालाना कहीं कोई किसी बुजुर्ग का उर्स लगता है, या सालाना की कोई महफिल होती है, या फिर कोई खेल होता है, कुछ होता है, तो कमिश्नर साहब अगर सेटिस्फाई हों कि ये वाला मामला गुड फेथ में है, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है, कोई खाली ग्राउंड होता ना तो उसमें हमेशा कोई मेला लग जाता है, कोई खेल लग जाता है, साथ वाली जमीन काश्त होती रहती है, तो इस तरह से अगर गुड फेथ में कोई ऐसा मामला था तो वो भी परचेजर को जाएगा। ठीक हो गया।
अच्छा नेक्स्ट देखते हैं प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ डिफॉल्टर। जमीन फर्ज करें 10 लाख की थी जो सेल की है, टैक्स उसका 14 लाख जमा हो चुका है, पता नहीं कितने सालों से दिया ही नहीं। तो वो कहते हैं कि जी इसकी कोई और जमीन होगी तो उसको भी हम जनाब उसके खिलाफ भी कार्रवाई स्टार्ट कर देंगे। तो याद रखिए ये कार्रवाई डायरेक्ट सेल की नहीं होगी, ये उसी तरह की सारी कार्रवाई, डिमांड नोटिस होगा, भाई आपका 4 लाख रहता है वो भी दे दें, ठीक है, उसके बाद उसको अरेस्ट करें 4 लाख लेने के लिए, फिर ट्रांसफर ऑफ लैंड करें, फिर उसके बाद अटैचमेंट करें, फिर अनलमेंट एंड अटैचमेंट करें, फिर सेल की तरफ जाएं, डायरेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, if the area cannot be recovered by any of the processes therein before provided, जितने प्रोसेस कर लिए गए हैं सारे का सारा, देखें गवर्नमेंट ने टैक्स माफ नहीं करना, जो मर्जी हो जाए। अगर वो जमीन सेल करके भी पूरा नहीं हुआ तो फिर दूसरी जमीन की तरफ चले जाते हैं जो उस बंदे की है। द कलेक्टर में, कलेक्टर साहब के पास ये इख्तियार है, वेयर द डिफॉल्टर ओन्स एनी अदर होल्डिंग और एनी अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्रोसीड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट 90 सेक्शन, इस एक्ट के तहत उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का जो है वो हुक्म देता है, अगेंस्ट दैट प्रॉपर्टी एज इफ इट वर द लैंड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द एरियर इज ड्यू। ये उसी एरियर जो ड्यू हैं उनकी मद में ही सेल होनी है, प्रोवाइडेड दैट, इसमें भी जरा प्रोविजन देख लें क्या है, प्रोवाइडेड दैट नो इंटरेस्ट सेव दोज ऑफ द, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको जरा गौर से देखिए, प्रोवाइडेड दैट नो इंटरेस्ट सेव दोज ऑफ द डिफॉल्टर अलोन शेल बी सो प्रोसीडेड अगेंस्ट। देखें जो भी नुकसान होना है, नो इंटरेस्ट सेव दोज ऑफ द डिफॉल्टर, जितना भी डिफॉल्टर का जितने भी इंटरेस्ट हैं सिर्फ डिफॉल्टर अलोन इसका जो है कोई इंटरेस्ट सेव नहीं होगा, बाकी किसी को नुकसान नहीं होने वाला। ये है इसका मतलब, यहां से स्टार्ट से इसने बता दिया। नो इनकम्बरेंसेस, कोई बोझ कोई जिम्मेदारी क्रिएटेड हो उसके ऊपर, ग्रांट्स मेड हो, कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया हो इनटू बाय हिम इन गुड फेथ। अगर उस जमीन से वो जो पैदावार लेता था उसका सारा कुछ रुक गया, अगर वहां पे कोई गुड फेथ में कॉन्ट्रैक्ट है, वर्शिप के लिए कोई जगह है, रास्ता दिया गया है लोगों को, कैनाल का रास्ता है वगैरह वगैरह, ये वाली चीजें जो गुड फेथ में थी, ये वाली चीजें चूंकि लोगों से ताल्लुक रखती हैं, उस बंदे की जात से ताल्लुक नहीं रखती, तो नुकसान जो होना है ना उस अलोन का होना है, बाकी जो गुड फेथ के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो जारी रहेंगे। ठीक हो गया। ऊपर जिस तरह उस जमीन के ऊपर बात हुई थी कि उसको हम सेल तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो गुड फेथ में चीजें हैं वो उसी तरह जारी रहेंगी, तो यही बात यहां पे उसने डायरेक्टली कर दी। नंबर 2 सबसेक्शन देखिए, व्हेन द कलेक्टर डिसाइड्स टू प्रोसीड अंडर दिस सेक्शन, ये कलेक्टर साहब के इख्तियार में है इमूवेबल प्रॉपर्टी को प्रोसीड करना, अंडर दिस सेक्शन अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन द लैंड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द एरियर इज ड्यू, जिसके ड्यू थे वो तो बिक गई, पूरा नहीं हुआ काम, तो फिर दूसरी जमीन पे हम चले आए। ही शैल, कमिश्नर साहब कलेक्टर साहब क्या करेंगे, इशू अ प्रोक्लेमेशन, एक प्रोक्लेमेशन प्रोहिबिशन होती है, प्रोक्लेमेशन प्रोहिबिशन, ठीक है, ये रोकना होता है, इश्तिहार दे के रोकना होता है कि भाई अब कोई बंदा यहाँ पे कुछ ना करे, इसको ना बेचे वगैरह वगैरह। किस चीज के लिए रोकना है, देखिए, द कलेक्टर में एट एनी टाइम, पहली बात तो ये जब प्रोक्लेमेशन जारी हो गई है, कलेक्टर साहब जो है मे एट एनी टाइम, किसी भी वक्त, बाय ऑर्डर इन राइटिंग विदड्रॉ द प्रोक्लेमेशन, उस प्रोक्लेमेशन को विदड्रॉ कर सकते हैं, एंड इट शैल बी डीम्ड टू बी विदड्रॉन व्हेन ईदर द एरियर, अच्छा ये भी बता दिया गया कि विदड्रॉ किस हालत में हो सकती है, या तो एरियर हैज बीन पेड, बंदा डर गया जनाब पहली जमीन भी बिक गई थी अब दूसरी भी बिकने लगी है, प्रोक्लेमेशन आ गई है, तो मैं चलो इसका जो 4 लाख बचता है, ये मिसाल के तौर पे जब मैंने बताया था कि 10 लाख की जमीन बिकी है, 14 लाख एरियर जमा हुआ पड़ा था, तो 4 लाख अभी भी बाकी है, तो 4 लाख के लिए उन्होंने बाकी जो उसकी जमीन थी उसको कब्जे में लेने की कोशिश की। गवर्नमेंट ने जब इश्तिहार दिया तो बंदे को पता चल गया, बंदा भाग के गया, उसने कहा लो जी ये 4 लाख और मेरी जमीन को नहीं छेड़ना, ठीक है। दूसरी हालत,
पहली हालत ये। दूसरी हालत, उस बंदे ने सोल्ड फॉर द रिकवरी ऑफ एरियर, उन एरियर जो उसके ऊपर बकायाजात थे, अगर उन एरियर्स के लिए जमीन बेच दी है तो फिर भी विदड्रॉ हो जाएगा। ये दो हालतें। उस एरियर के अलावा अगर जमीन बेची है किसी और काम के लिए, तो इसका यही मतलब बनता है कि दोनों सूरतों में वो लाके पैसों की रिसीप्ट ही देगा कलेक्टर साहब को भी, जी ये मैंने पैसे जमा करवा दिए, या ये मैंने जमीन बेच दी है, 2-4 दिनों में मेरी अमाउंट आ रही है तो मैं आपको दे देता हूँ पैसे, उसमें वो सिक्योरिटी वगैरह कोई ले लेंगे। तो इन दोनों सूरतों में विदड्रॉ हो सकता है प्रोक्लेमेशन, इश्तिहार। नंबर 4 सबसेक्शन देखिए, एनी प्राइवेट एलिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, जब इश्तिहार जारी हो चुका है, प्राइवेट एलिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई आप जाती तौर पे जो उसको प्रोसेस करने लगे, कैसे कि जी वो इश्तिहार आ गया तो अब इसको मैं कहीं आगे किसी और के खाते में डाल देता हूं, तो उसके ऊपर तो एरियर नहीं ना होंगे, क्योंकि सेल जब होती है तो वो ऊपर बताया गया कि वो फ्री ऑफ ऑल चार्जेस होती है, ठीक है। सिर्फ गुड फेथ वाले कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, बाकी सारे खत्म हो जाते हैं। न्यू परचेजर जो होता है उसके ऊपर ये वाली चीजें नहीं लगेंगी, ठीक है। अच्छा, any private alienation of the property of any interest of the defaulter therein, whether by sale, gift, mortgage, otherwise made after the issue of the proclamation, proclamation के बाद वो बंदा जो है सेल करे, गिफ्ट करे, मॉर्गेज करे, या किसी भी तरह से वो जमीन किसी को रेंट शेंट पे दे, of the proclamation after the issue of the proclamation and before the withdraw होने से पहले, प्रोक्लेमेशन जारी होने के बाद, इसके दरमियान अगर वो ऐसा करेगा, shall be void, वो हिबा करे, गिफ्ट करे, या सेल करे, या मॉर्टगेज करे, रहन पे दे, जिस तरह मर्जी करे भाई, वो वाइड होगी, वो मानी नहीं जाएगी, उसका जो भी प्रोसेस है वो नल एंड वाइड। नंबर 5 सबसेक्शन देखिए, इन प्रोसीडिंग अगेंस्ट प्रॉपर्टी अंडर दिस सेक्शन द कलेक्टर शैल फॉलो, कलेक्टर साहब क्या करेंगे, फॉलो करेंगे किस चीज को, एज नियरली एज द नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी में एडमिट द प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ प्रोसेस अगेंस्ट लैंड ऑन विच एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू इज ड्यू। देखें, ए जमीन पर लैंड रेवेन्यू था 14 लाख, मैंने मिसाल दी थी, उसको बेचा, 10 लाख जमा हो गया, ठीक है, 4 लाख बच गया। अब नई जमीन को बेचकर 4 लाख रिकवर करना है, तो जो तरीका वो पुरानी जमीन के ऊपर लगाया था सारे का सारा, यानी डिमांड नोटिस दिया, अरेस्ट किया, ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग की, अटैचमेंट ऑफ होल्डिंग की, एनलमेंट ऑफ होल्डिंग की, वो सारा तरीका कलेक्टर साहब यहाँ पे फॉलो करेंगे, डायरेक्टली उसको सेल करने की तरफ नहीं जा सकते। 91 क्या है, रेमेडीज ओपन टू पर्सन डिनाइंग हिज लायबिलिटी फॉर एन एरियर। एक बंदा कहता है मैंने एरियर नहीं पे करने, मुझे ज्यादा पड़ गए हैं, ये है वो है, लेकिन वो फिर भी पे कर लेता है, तो उसके लिए सरकार ने एक दरवाजा खोला है, रेमेडी दी है कि चलें, एक बंदे की जमीन बिकने लगी है, तो उसने वो 4 लाख दे तो दिया कहीं से पकड़ शकड़ के, लेकिन उसने कहा कि ये 4 लाख मेरा बनता नहीं था, मेरा तो 14 लाख बनता ही नहीं था, मेरा तो 6 लाख बनता था, तो फिर उसका क्या तरीकाकार है। Notwithstanding anything in section 79 में तो बताया गया ना कि ये जो एरियर वगैरह का तरीकाकार, when proceeding are taken under this act, इस एक्ट में जब प्रोसीडिंग स्टार्ट हो रही है, for the recovery of an area, the person against whom the proceedings are taken may, if he denies his liability for the area or any part of thereof and pays the same, लो जी, जिस बंदे के खिलाफ कार्रवाई हो रही है इस सेक्शन के तहत, पीछे जो हमने सेक्शन पढ़ा है सेल वाला, इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल वाला, अगर वो बंदे की पहली जमीन सेल हो गई है और वो बाकी आगे आगे इस जमीन को सेल ना करें, मैं पैसे दे देता हूं, लेकिन ये इतने बनते नहीं थे, एक तो वो बंदा डिनाई कर रहा है कि मेरे इतने बनते नहीं थे, लेकिन पेज द सेम, वो से पे फिर भी कर रहा है, भाई मजबूरी है, तो गवर्नमेंट कहती है, कानून कहता है कि मजबूरी में अगर आप पे करते हैं तो हम आपको सपोर्ट करते हैं। हो सकता है किसी रेवेन्यू अफसर से गलती हो गई हो, असेसमेंट में आपका ज्यादा लिख दिया गया हो रेवेन्यू, ठीक है, तो आपके पास एक रास्ता बाकी है। अंडर प्रोटेस्ट, वो अंडर प्रोटेस्ट अगर पे करता है, वो फिर क्या करेगा, इन राइटिंग एट द टाइम ऑफ पेमेंट, पेमेंट के टाइम पे वो साइन करके एक राइटिंग में एप्लीकेशन देगा, ठीक है,
बाई हिम या अपने किसी वकील के थ्रू या एजेंट के थ्रू। और फिर क्या करेगा, इंस्टीट्यूट उस एप्लीकेशन को किधर देगा, इंस्टीट्यूट ऑफ सूट, एक दावा दायर करेगा सिविल कोर्ट में, रेवेन्यू की सिविल कोर्ट समझ लें इसको, फॉर द रिकवरी ऑफ अमाउंट सो पेड। जो उसने कहा कि जी मैं, मेरे ये बनते नहीं थे लेकिन मैं कर देता हूं, तो अदालत में जाके वो उसको वापस मिल जाएंगे अगर हुए तो, अगर उसके ज्यादा पे हो गए हो तो। सबसेक्शन 2 में अदालत बताई गई कि कौन सी होगी, अ सूट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 91 मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड, कहां पे दायर दायर होगा, इन अ कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन, जिसके पास ये पावर भी हो, इन प्लेस, उस जगह पे, वेयर द ऑफिस ऑफ द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जिलाई जो कलेक्टर साहब हैं उनके ऑफिस में, इन विच द एरियर्स आर सो पार्ट देयर ऑफ, ये यानी जिस जिले के अंदर उसके एरियर्स हैं वहां की ही रेवेन्यू की मजाज अदालत में वो जाके दावा दायर करेगा। तो आज का ये चैप्टर बहुत टेक्निकल और बड़ा ही ऐसे समझ लें कि बहुत सारे सवालात यहाँ से बन सकते हैं। मैंने रेड किए हुए हैं, हाईलाइट, ये आपको नज़र आ गया होगा। तो ये इतनी सारी मेहनत सिर्फ इसलिए की जाती है कि आपको दोबारा इसके ऊपर मेहनत ना करनी पड़े। तो मैं कोशिश करूँगा इसको सेंड भी करवा देता हूँ आपके ग्रुप में। मेहनत करनी है, अपना अपने प्यारों का ख्याल रखना है, हमें दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।